हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरनदीप सिंह और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एमबीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के फाइनेंस के जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है मर्जर एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, उसके हम चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। मोस्टली मैं इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 5 का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको कवर करूंगा। ऑल्दो ये पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा, बट स्टिल इसमें से मैं 3 टॉपिक्स कवर कराऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ज़्यादा प्रैक्टिकली पूछे जा सकते हैं। जो इस बुक में आप देखोगे ना तो सिर्फ 5 ही चैप्टर गिवन है और 5 चैप्टर्स में से ना 2 चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिकल हैं। एक है चैप्टर नंबर 2 और एक है चैप्टर नंबर 5। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 पक्का से पक्का कवर करके जाना, क्योंकि अगर एग्जाम में प्रैक्टिकल आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं 2 चैप्टर्स में से आएगा और लास्ट एग्जाम में भी चैप्टर नंबर 5 से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पूछा गया था। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और जो चैप्टर नंबर 5 है मैंने उसकी पूरी पीडीएफ तो नहीं यहाँ पर आपको शो होगी, बट जो प्रैक्टिकल पार्ट मैंने कराना है मैंने उतने ही पीडीएफ अपलोड करी है और जो आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? अप्रोचेस टू वैल्यूएशन। सबसे पहले वैल्यूएशन का ना मतलब क्या होता है आपको हमें ये पता होगा, फिर हम इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, आप अपने कभी पेरेंट्स के साथ या स्पेशली अपनी मम्मी के साथ कभी शॉपिंग करने जाओ, कभी लेट से कपड़े खरीदने जाओ और शॉपकीपर ने लेट से आपको बोला कि जो आपको टी शर्ट पसंद में आई कि वो 1000 रुपीज की है, बट आपकी मम्मी ने बोला नहीं जी ये तो सिर्फ 300 रुपए की है। तो सबसे पहली बात वहां पर तो आपको एक तो शर्म आ जाएगी कि बताओ मम्मी ने तो 1000 रुपए की टी शर्ट को सिर्फ सीधा 300 रुपए कर दिया। बट मम्मी ने जो 300 रुपए उसकी वैल्यू बना दी, उन्होंने इस वैल्यू पे वो कैसे पहुंची? उनको ऐसा फील हुआ कि जो उस कपड़े की क्वालिटी थी उसके हिसाब से वो जो टी शर्ट की कॉस्ट है वो 300 रुपये होनी चाहिए, या फिर जो आपके आसपास और जो शोरूम्स थे वैसी सिमिलर टी शर्ट सिर्फ 300 रुपीज में दे रहे हैं, या फिर जो उसका टी शर्ट का डिजाइन है वो उतना अच्छा नहीं है, या फिर कोई भी और कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है कि वो जो ब्रांड की टी शर्ट है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो शॉपकीपर ने तो आपको बोला था, प्राइस कोट किया था 1000 रुपीज, बट जब आप खरीदने गए तो आपने कोट किया 300 रुपए। तो जो आपकी डील थी वो नहीं हो पाई क्योंकि आपको वो जो टी शर्ट थी उतनी उस वैल्यू की नहीं लगी। तो सेम चीज ना शेयर मार्केट में भी होता है कि जब भी हम शेयर मार्केट में कोई शेयर परचेस करने जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी हमें शेयर मिले हम उसको मुंह उठा के परचेस कर ले। पहले हमें ये देखना होता है कि जिस प्राइस पे वो आज मार्केट में ट्रेड हो रहा है क्या उसकी फेयर वैल्यू भी ये है या नहीं है। जैसे आपकी मम्मी ने बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक किया था उसके बाद वो 300 रुपए की वैल्यू निकाली थी। सेम चीज हम जब भी हम कोई शेयर परचेज करने जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि उस कंपनी का क्या प्रॉफिट है, उसने उसकी कोई पुरानी कोई फेमस कोई उन्होंने डील कर रखी है, उसका जो सीईओ है या डायरेक्टर है उसके क्या विजन है, उसकी क्या मिशन है, कोई फ्यूचर में कोई उन्होंने कोई बड़ी बिजनेस डील तो नहीं करने जा रहे। तो ये सब चीजें देख के एक जो शेयर की वैल्यू होती है वो निकल के आती है। तो जब भी हमें कभी भी वैल्यू शेयर करनी होती है या हमें कभी भी कोई शेयर परचेज करना होता है तो इन सब चीजों को पैरामीटर्स को देख के ही हम शेयर्स को खरीदते हैं। तो ये चैप्टर आपको इस बेसिस पे बताएगा कि जो वो शेयर की वैल्यू है या जो आपकी मम्मी ने जो 300 रुपए की वैल्यू निकाली, जो शॉपकीपर कह रहा था 1000 की टी शर्ट का, वो वैल्यू में कैसे अराइव हुए। इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। तो कोई भी एक स्पेसिफिक मेथड नहीं कि यही ठीक है। हर सर्कमस्टांसेस हर जगह के बेसिस पे हिसाब से हम चेक करेंगे कि क्या ये मेथड ठीक है या नहीं ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज बता दूं कि जो वैल्यूएशन की नीड की होती है, ये हम वैल्यूएशन करते क्यों हैं? सबसे इसका हो गया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आपको किसी भी मार्केट में जाके किसी भी कंपनी में शेयर परचेज करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपको पता तो हो कि ऐसा थोड़ी ना कि अगर मार्केट में कोई एक शेयर 1000 रुपए का मिल रहा है तो आप 1000 रुपए का परचेज कर लोगे, लेट्स से उसकी तो वैल्यू 300 रुपए, तो आपको वो शेयर परचेज नहीं करना चाहिए। सेकंड, जो हमारी बुक का ही नाम है मर्जर एंड एक्विजिशन, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो मर्जर कर रही है या फिर वो एक्वायर कर रही है, तो ये भी तो देखना है कि वो कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू ठीक है या ठीक नहीं है, या फिर कंपनी को फंड रेस करने हैं। जैसे हम शार्क टैंक में देखते हैं कि जब भी कोई न्यू स्टार्टअप जाता है तो वहां पर वो जाके फंड रेस करता है तो वो भी वहां पर कहते हैं कि बताओ आपके फ्यूचर बिजनेस की वैल्यूएशन कैसी एंड ऑल दैट। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है या फिर एग्जिट स्ट्रेटेजी। एग्जिट स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है? जब भी कोई एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को सेल करेगा तो उस टाइम की वैल्यूएशन को हम क्या कहते हैं? एग्जिट स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ बहुत बेसिक टर्म्स है। तो मैं सीधा जंप कर रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक का नाम है वो है हमारा अप्रोचेस टू वैल्यू शेयर्स, जो अभी मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया। अब मैंने आपको बताया ना कि ये जो चैप्टर है ये काफी बड़ा चैप्टर है, बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ऑल्दो ये चैप्टर मुश्किल नहीं है बट बहुत ज्यादा लेंदी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक तो वीडियो अच्छे से देखना और जो मैंने टॉपिक्स कवर नहीं कराए तो वो एक बार आप अच्छे से दोबारा से रीड कर लेना। मुझे ऐसा लगता नहीं कि उन टॉपिक्स में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली, क्योंकि बहुत ज्यादा इस चैप्टर में ना रिपीटिशन बहुत ज्यादा है। चलिए शुरू कर दें। सबसे पहली अप्रोच का नाम है मार्केट अप्रोच।
जब भी आपको शेयर को वैल्यू करना है तो उसकी सबसे पहली अप्रोच हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच का क्या मतलब है? लेट्स से आपकी कोई कंपनी खुद की कंपनी है, जिन्होंने एग्जांपल ले रखा है, लेट्स से एक्स वाई जी कंपनी है। अब हम मुझे उसके शेयर्स की ना वैल्यू करनी है, पर मैं उसकी शेयर की वैल्यू किस बेसिस पे कर लेता हूँ कि जो भी मेरी सिमिलर कंपनीज हैं या जो भी मेरे कंपिटिटर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, जो उनकी वैल्यू होगी सेम मेरी वैल्यू होगी। एग्जांपल के में अगर हम देखें, अगर हमारे तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो जैसे हमारे तीन बेस्ट फ्रेंड्स होंगे ना, हमारा नेचर भी वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे फ्रेंड्स वैसे हैं तो हम भी वैसे ही होंगे। तो ये अप्रोच उसके बेसिस पे डिपेंड करती है मार्केट अप्रोच। ये मार्केट अप्रोच आपको बताती है कि जो भी कंपेयर पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशंस आपके पास अवेलेबल है ना, आप उसका डेटा लो और उस डेटा को यूज करके आप वैल्यूएशन निकालो। इसके लिए ना हम तीन रेशियोज को यूज कर सकते हैं। सबसे पहली रेशियो का नाम है प्राइस अर्निंग रेशियो, सेकंड रेशियो का नाम है प्राइस टू सेल्स रेशियो और थर्ड रेशियो का नाम है हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। आपको थोड़ा सा इस चैप्टर में लर्न तो करना पड़ेगा, बट ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम एग्जांपल को देखते हैं और एग्जांपल से आप बहुत अच्छा समझ जाओगे। जैसे हमारी जो कंपनी है खुद की है, वो है हमारी एक्स वाई जी कंपनी। ठीक है जी, एक्स वाई जी कंपनी और उससे सिमिलर थ्री कंपनीज, मतलब जो हमारी तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन कंपनीज के बारे में हमें डेटा बताया हुआ है, एबीसी, डीईएफ और जीएचआई। तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में डेटा देखेंगे। जो एबीसी कंपनी, उसका करंट शेयर प्राइस कितना है, $50। अर्निंग पर शेयर कितना गिवन है, $4। ऐसी करके डीईएफ का गिवन है और ऐसी हमें जीएचआई का गिवन है। अब फर्स्ट टॉपिक में ना हम क्या करेंगे, हम जो हमने ऊपर रेशियोज मैंने आपको बताया था ना, कि हम प्राइस अर्निंग रेशियो का भी यूज कर सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए, या तो प्राइस टू सेल्स रेशियो का भी यूज कर सकते हैं, या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का भी यूज कर सकते हैं मार्केट अप्रोच के अंदर। तो सबसे पहले ना हम यूज करेंगे पीई रेशियो को, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना इन तीनों जो हमारी सिमिलर कंपनीज है ना, इनकी पीई रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या था, प्राइस अर्निंग रेशियो का प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। तो अगर आप देखोगे ना, आपको तीनों कंपनीज की प्राइस भी गिवन है और अर्निंग्स भी गिवन है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इन तीनों कंपनीज की ना प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल लूंगा। वो कैसे निकलेगी, एक की देख लेते हैं। जैसे एबीसी की प्राइस कितना है, एबीसी का प्राइस है हमारा $50। ठीक है, तो $50 को हमने किससे डिवाइड किया, $4 से डिवाइड किया, तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई, वो आ गई 12.5। जैसे हमने ये निकाली, ऐसी हम डीएफ के लिए भी निकालेंगे, ऐसी जीएचआई के लिए भी निकालेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो। तो जो ये तीनों कंपनीज की प्राइस अर्निंग रेशियो आ गई ना, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका नाम एवरेज कर लेंगे। क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। एवरेज तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3। अब डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि ऑब्वियसली तीन कंपनीज है, तो उनका रेशियो को अगर उनके डेटा को मैं एवरेज करूंगा तो 3 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो जो डिवाइड करके आया वो कितना है, 12.06। मतलब जो तीन कंपनीज है उसका एवरेज पर प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है, 12.06। अब बट इससे मुझे क्या मतलब, मुझे इससे ये मतलब है, अब मुझे अपनी कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी है। अब अपनी कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पर मेंशन हो रखा हुआ है, एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जी की अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो तो मैंने निकाल ली तीनों कंपनीज को यूज कर ले, पर जो अर्निंग पर शेयर है एक्स वाई जी कंपनी का, वो इन्होंने एज्यूम कर लिया खुद से। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने एज्यूम कर लिया, ये रहा 3.5 है। कितने, 3.5। अब क्वेश्चन में तो आपको अगर एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली आपको डेटा ठीक से गिवन होगा। अभी एग्जांपल है तो उन्होंने खुद से एज्यूम कर लिया 3.5। तो इन्होंने क्या करा, सिंपली 12.06 जो हमारा एवरेज निकला था और 3.5 जो इन्होंने एज्यूम किया कि जो एक्स वाई जी कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, उसको मल्टीप्लाई करा और हमारा आंसर आ चुका हुआ है। तो वैल्यूएशन अगर मुझे निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जी इन कॉर्पोरेशन कंपनी का अर्निंग पर शेयर। और एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी सिमिलर कंपनीज का डेटा गिवन होगा उसका करके। और वो कैसे निकालेंगे, प्राइस अपॉन अर्निंग करके, जो भी उसका आएगा उसको हम एवरेज करेंगे और मल्टीप्लाई बाय ईपीएस कर देंगे। ठीक है जी, अच्छा जी। और जो अगला इसमें हमने देखा था, वो हमने अगला कौन सा देखा था, प्राइस टू सेल्स रेशियो। जो हमने अभी ऊपर देखा था, प्राइस टू सेल्स रेशियो। अब ये प्राइस टू सेल्स रेशियो वैसे यूज कब होता है, जहां पर कंपनी या तो भी प्रॉफिटेबल ना हो रखी हो, या फिर वो बहुत ज्यादा उसकी वॉलेटाइल अर्निंग हो। वॉलेटाइल अर्निंग मतलब कभी बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही है, कभी बहुत कम अर्निंग हो रही है, तो वहां पर हम पीएस रेशियो का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले। सिमिलर वैसे हमें डेटा गिवन है, एबीसी का गिवन है, डीईएफ का गिवन है और जीएचआई का गिवन है। अब करंट शेयर प्राइस और करंट शेयर प्राइस जैसे पहले गिवन था, बट यहाँ पर डेटा में फर्क क्या है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो हमें अर्निंग्स गिवन थी, अब इसमें हमें क्या गिवन है, रेवेन्यू पर शेयर गिवन है, रेवेन्यू पर शेयर गिवन है। अब आपको ना मेक श्योर करना है एग्जाम में, जैसा आपको डेटा गिवन होगा आपको वही रेशियो को ना यूज करना है। अब वहां पर क्वेश्चन में लिखा होगा कि मार्केट अप्रोच के थ्रू आप वैल्यूएशन करो, तो वो तो ठीक है, बट मार्केट अप्रोच के अंदर तो तीन रेशियोज आती हैं। कौन कौन सी रेशियोज आती हैं, अभी हमने देखा था, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो जो भी हम कर रहे हैं, और उसके बाद आएगी प्राइस टू बुक वैल्यू।
तो आप देख लो कि आपको डेटा कैसे गिवन है। अगर आपको डेटा गिवन है अर्निंग में तो पीई रेशियो लगाओ, और अगर आपको डेटा गिवन है रेवेन्यू के बेस में तो आप फिर कौन सी रेशियो लगाओगे, ये वाली लगाओगे, प्राइस टू सेल्स रेशियो लगाओगे। ठीक है जी। तो जो प्राइस टू सेल्स रेशियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ और नहीं है, बट सिर्फ फॉर्मूलाज आपको थोड़े याद रखने। प्राइस अपॉन सेल्स हाइफन रेवेन्यू, मतलब प्राइस अपॉन सेल्स या फिर प्राइस अपॉन रेवेन्यू एक ही बात है। और अब आप देखोगे तो आपको तीनों कंपनीज का एबीसी डीएफ और जीएचआई के आपको दोनों डेटा गिवन है। आपको प्राइस भी गिवन है और आपको रेवेन्यू गिवन है। तो मैंने सिंपली क्या करा, हम एबीसी का देख लेते हैं। प्राइस कितना था $50 और रेवेन्यू कितना था 10। तो 50 डिवाइडेड बाय 10 वो कितना आ गया मेरा 5। सेम ऐसी करके मैं डीईएफ का भी निकालूंगा और जीएचआई का भी निकालूंगा। और जैसे मैंने भी पीछे किया था तो सेम मैं क्या करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, एवरेज कर लूंगा। एवरेज करा और डिवाइडेड बाय 3 किया। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता चुका हूं आपको एक बार, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा आ गया 4.89। बट आपको अगर याद होगा उसके लिए भी फॉर्मूला था, उसके लिए क्या फॉर्मूला था, एवरेज पीई रेशियो फॉर्मूला था। और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज पीएस रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि रेशियो चेंज हुई तो उसका हो गया। बट एवरेज वहां पर भी मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते थे। और वहां पर अगर आपको याद होगा तो अभी हमने क्या मल्टीप्लाई करा था, बताओ। वहां पर हमने मल्टीप्लाई करना अर्निंग पर शेयर, क्योंकि वो पीई रेशियो थी। बट जब पर पीएस रेशियो आ जाएगी तो वहां पर मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा, रेवेन्यू। एक्स वाई जी कंपनी का रेवेन्यू, और एक्स वाई जी कंपनी का रेवेन्यू कितना गिवन है, अब गिवन तो नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर एज्यूम खुद से कर लिया कि भैया जो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, जो एज्यूम एक्स वाई जी कंपनी का रेवेन्यू कितना गिवन है, वो गिवन है हमें 8 पर शेयर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज पीएस रेशियो मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जी की रेवेन्यू। तो एवरेज पीएस रेशियो मैंने निकाली थी अपने से 3 सिमिलर कंपनीज का डेटा लेके, और एक्स वाई जी कंपनी जो मेरी खुद की कंपनी है उसका रेवेन्यू तो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, और यहाँ पर गिवन है 8। तो जो मैंने 4.8 मल्टीप्लाई बाय $8 किया तो मेरा आंसर आ गया $39.12, और ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। ठीक है। और लास्ट रेशियो क्या आ गई मेरी, प्राइस टू बुक रेशियो। अब प्राइस टू बुक रेशियो में सेम वैसे ही हो रखा हुआ है। अब प्राइस टू बुक रेशियो में क्या, हमें ना बुक वैल्यू निकालनी है। बुक वैल्यू किसकी निकालनी होती है, हमें अपने एसेट्स की निकालनी होती है। बुक वैल्यू एसेट्स की हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या, मैं आपको पहले यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ। सेकंड, अच्छा सॉरी, बुक वैल्यू पर शेयर आपको गिवन होगी, सॉरी। बुक वैल्यू आपको शेयर गिवन होगी, और अगर आपको नेट एसेट्स निकालने होंगे तो नेट एसेट्स आप कैसे निकाल सकते हो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैसे निकाल सकते हो आप, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अब हम क्या करते हैं, हम ना इसमें क्या करेंगे, हमें तीनों का डेटा गिवन है, एबीसी का भी गिवन है, डीईएफ का भी गिवन है, और जीएचआई का भी गिवन है। सेम करंट शेयर प्राइस तीनों एग्जांपल्स में अभी तक सेम थी, बस जो नीचे वाला डेटा था वो चेंज हुआ है। पहले वाले में हमें अर्निंग्स पर शेयर गिवन था, सेकंड वाले ऑप्शंस में हमें रेवेन्यू गिवन था, और थर्ड वाले ऑप्शन में हमें अब क्या गिवन है, बुक वैल्यू पर शेयर गिवन है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे ही करेंगे, हम तीनों कंपनीज की प्राइस अपॉन बुक वैल्यू निकालेंगे। तो प्राइस अपॉन बुक वैल्यू निकालेंगे, और वो कैसे होगा, प्राइस हमें गिवन है शेयर का ₹50 और बुक वैल्यू गिवन है 20। तो 50 डिवाइडेड बाय 20 वो आ गया 2.5। अब 2.5 ऐसे है, ऐसे हम डीएफ का भी निकालेंगे, ऐसे हम जीएचआई का भी निकालेंगे, और फिर इन तीनों को हम क्या कर देंगे, एवरेज कर लेंगे। और फिर वही सिमिलर चीज होगी जब हम एवरेज कर लेंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स वाई जी की वैल्यूएशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्राइस बुक रेशियो मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जी इनकॉर्पोरेशन की बुक वैल्यू पर शेयर। और बुक वैल्यू पर शेयर एक्स वाई जी का क्या है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर गिवन नहीं था, बट हमें यहाँ पर उन्होंने एज्यूम करके बताया। तो यहाँ से हमने ले लिया 2.41, सॉरी 2.41 लिया, और मल्टीप्लाई हमने किससे करा, 18 से मल्टीप्लाई करिए, और ये आ गई हमारी वैल्यूएशन। अगर मैं आपको इन तीनों को समअप करके बताऊं ना, तो मार्केट अप्रोच में ना 3 तरीके के फॉर्मुलाज होते हैं, रेशियोज होती हैं। एक होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, एक होता है हमारा कौन सा होता है, प्राइस रेवेन्यू, या प्राइस कौन सा है, क्या नाम था इसका, हाँ, इसका नाम था प्राइस टू सेल्स रेशियो, और लास्ट था प्राइस टू बुक रेशियो। पहले हम तीनों के करके फॉर्मुलाज को यूज करके उनके सिमिलर जो 3 कंपनीज हैं उनका फॉर्मूला से यूज करके एवरेज निकाल देंगे, और उस कंपनी के बेसिस पे हम उससे मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका सेकंड अप्रोच का क्या नाम है, इनकम अप्रोच। क्या नाम है, इनकम अप्रोच। अब जो इनकम अप्रोच है उसमें हम क्या करेंगे, इनकम अप्रोच में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखना होता है कि जो फ्यूचर के कैश फ्लोज आने वाले हैं ना, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। मैं इसको ना आपको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ी सी चीज पहले बता रहा हूँ। लेट से आपका एक फ्रेंड है, और लेट से जेठालाल के पास बबीता जी आई, और बबीता जी ने जेठालाल को बोला कि आज ना आप मुझे ₹100 दे दो,
और मैं आपको 1 साल के बाद ना 110 रुपीज़ क्या करूँगी वापस करूँगी। कितना वापस करूँगी? 110 रुपीज़। अब जेठालाल तो वैसे पिघल जाएगा, वो तो वैसे 110 क्या वो तो फ्री में भी देने को तैयार हो जाएगा। बट लेट्स से एग्ज़ाम्पल वो कितने पैसे माँगता है कि बबीता जी उसको कहती है कि मैं आपसे आज 100 रुपीज़ बोरो करूँगी और 1 साल के बाद वापस आपको कितने करूँगी? 110 रुपए क्या करूँगी वापस करूँगी। अब देखो क्या है, अब अगर नॉर्मल टर्म्स में देखा जाए लेमैन टर्म्स में तो वैसे तो जेठालाल जी का फायदा हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बट क्या आज के 1 रुपए की वैल्यू क्या कल के 1 रुपए के वैल्यू के इक्वल होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? अगर आप देखो 1950s या 40s के टाइम पे एवरेज जो सैलरी होती थी एक इंसान की, वो 100 या 200 रुपीज होती थी, पर मंथ होती थी। पर आज के टाइम पे तो 100-200 रुपए में तो एक सिंपल एक बर्गर भी नहीं आ पाता। तो उस टाइम पे तो पूरा घर चल जाता था और सेविंग्स भी हो जाती थी। बट आज के टाइम पे तो 100-200 रुपए में तो कुछ भी नहीं होता था, इवन एक फोन का रिचार्ज भी नहीं हो पाता। तो उस टाइम के 100 रुपए की वैल्यू और आज के 100 रुपए की वैल्यू इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि बीच में इन्फ्लेशन आ चुका है, ठीक है? तो लेट्स से हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि 1 साल के बाद जो इन्फ्लेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 10% से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर 10% से इंक्रीज हो जाएगा तो हमें इसमें क्या प्रेजेंट वैल्यू ना फैक्टर यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? जो मैंने आपको बताया ये 10% से इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें हमने क्या यूज किया है? इसमें हमने यूज किया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज किया। अब 10% मैंने आपको बताया, तो इसका फॉर्मूला होता कैसे मैं आपको बता देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट के बाद जो भी आपका डिस्काउंटिंग रेट या जो भी आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगा ना, आपको वो लिख देना है। अगर 10% है तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1.10। तो हम क्या कर लेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट सॉरी सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1.10। तो हमारा जो 1 साल के बाद जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथ साथ। ओ हाँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आ जाएगी 0.909। ठीक है? और अब मैंने उसको बबीता जी को पैसे कितने दिए थे? मैंने दिए थे 100 रुपीज़। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 रुपीज़ से, तो मेरी वैल्यू आ जाती है 90 रुपीज़। मतलब अगर मुझे बबीता जी 1 साल के बाद 110 रुपए भी वापस करेगी, तो मुझे फ़ायदा तो छोड़ो, मुझे तो नुकसान हो रहा है कि इस 110 की वैल्यू आज कितनी वैल्यू सिर्फ 90 रुपीज़ है। तो मैंने क्या यूज़ किया? प्रेज़ेंट वैल्यू फैक्टर यूज़ किया। इसको हम डिस्काउंटिंग कैश फ्लो या फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक भी कहते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पर यूज होगी, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब इनकम अप्रोच हमें क्या कहती है? जो भी हमें फ्यूचर में कैश फ्लोज आने वाले, क्या आने वाले हैं फ्यूचर में? कैश फ्लोज आने वाले, उसकी ना प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालो? जैसे मैंने आपको अभी ये करके बताया, सेम चीज हम प्रेजेंट वैल्यू करके बताएंगे। ठीक है? इसके एक दो मेथड्स होते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और फ्री कैश टू इक्विटी रेशियो। ओ तो ये अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और उसके बाद हम देखेंगे फ्री कैश फ्लो। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स में हमें क्या बताएगा? जो हम फ्यूचर में एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमें रिसीव होने वाला है उसके बेसिस पे हम निकालेंगे। और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी में हम क्या निकालेंगे? कैश फ्लो का क्या मतलब होता है? जो हमें पैसा आ रहा हो। पर सब पैसे में से फ्री का क्या मतलब होगा? कि आफ्टर जब हम सब एक्सपेंसेस को पे कर देंगे, जो पैसा नेट बचेगा मेरे पास उस फ्यूचर में, उसको हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। ठीक है? तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जो गिवन है हमारा किसके ऊपर? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के ऊपर। कंपनी वही बता रही है कि हमें एक्स वाई जी कंपनी हमारी खुद की कंपनी है, और ये एक्सपेक्टेड है कि हमें डिविडेंड देंगे। कितना देंगे? नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हमें डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, ईयर 1 में इतना, ईयर 2 में इतना, ईयर 3 4 5 में इतना इतना गिवन होंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है? हमें देखना है जो भी हमें फ्यूचर्स में डिविडेंड मिलने वाले हैं। क्या बोला मैंने? जो भी फ्यूचर्स में डिविडेंड मिलने वाले हैं या जो कंपनी देने वाली है, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। हम सिर्फ इसको देख के खुश नहीं होने वाले। सेम एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया था कि जेठालाल को खुश नहीं होना चाहिए, भाई तू आज 100 रुपए दे रहा है और तेरे को कल 110 रुपए वापस मिलने हैं। बट अगर मैं उसके इंट्रिंसिक एक्चुअल वैल्यू बताऊं तो उसको सिर्फ 90 रुपीज ही मिलने वाले हैं। तो सेम चीज हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि जो इन्फ्लेशन था या जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था वो कितना था? वो था 10%। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर एज्यूम कितना किया? 8% एज्यूम किया। तो जो क्वेश्चन आपको बताएगा हमें वही एज्यूम, मतलब वही उसी से हमें आंसर सॉल्व करना होता है। तो इसका बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है। आपको सबसे पहले क्या करना है? जैसे इन्होंने लिख रखा है PV1 PV2 PV3 PV5, मतलब 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर। और यहाँ पर हमने क्या रख दिया? जो भी हम हमें फ्यूचर डिविडेंड्स मिलने वाले हैं या फिर हम देने वाले हैं, 2 2.5 3 3.5। अब ये जो अंदर वाला ना, आप ऐसे ना सॉल्व करके आप ऐसे देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1, ये तो हमें लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट के बाद कि हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को लिखना कैसे, ये आपको ना कैलसी में लिखना है। तो सबसे पहले आप कैलसी ओपन करो, उसमें ऑन करो और उसमें लिखो 1। ठीक है? उसको करो डिवाइड का बटन दबाओ। उसके बाद आप लिखो 1 पॉइंट। अब आप 1 पॉइंट के बाद ना वही डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखोगे जो गिवन है। अगर तो 10 गिवन है तो आप 10 लिखोगे। अब यहाँ पर गिवन कितना है? 8।
तो अब आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 और एक बारी इक्वल टू दबा दोगे। जो एक बारी इक्वल टू आ गया वो वैल्यू होगी आपकी PV1 के लिए वैल्यू होगी, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे $2 से, तो आपकी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब आप फिर क्या करोगे, फिर दोबारा से क्या करोगे आप, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 एक बार इक्वल टू दबाओगे और दो बार इक्वल टू दबाओगे। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपने एग्जाम में अपना टाइम बचाना है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ना आप ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ना, ये 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर का ना एक साथ निकाल के रखना, वरना आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और आपका टाइम पेपर में ज्यादा लगेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 अब हमारा फैक्टर कौन सा है, या फिर जो हमारा डिस्काउंट रेट कितना है 8, तो 0.08 एक बार इक्वल टू दबाया 1 के सामने लिखा, दो बार इक्वल टू दबाया 2 के सामने लिखा, तीन बारी इक्वल टू दबाया 3 के सामने लिखा, चार बारी दबाया उसके बाद और 5 बारी दबाया। तो जब ऐसे कर लोगे तो आपका आ जाएगा, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई किससे कर लोगे, आप कर लोगे 2.53 जो भी आपको गिवन है, और इससे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद जब हम इनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। जैसे ही मैंने इसका सम किया तो ये मेरी क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यूएशन आ जाएगी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से आ जाएगी $12.20। ठीक है जी, अगर आपको इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ना, तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर दोबारा से आने वाला है तो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है जी, तो अगला जो था ये हमने निकाला DDM से निकाला। अगला हमारा कौन सा था, FCFE था, मतलब फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी था। अब फ्री कैश फ्लो में आपको बता चुका हूँ, कैश फ्लो का क्या मतलब होता है, जो भी हमारे पास कैश फ्लो मतलब इनफ्लो आने वाला, और फ्री का क्या मतलब होता है कि अगर लेट से मेरे पास एक साल के बाद 1 लाख रुपए आने वाला है, बट उसमें से 80,000 रुपए का तो मेरा खर्चा हो जाएगा, तो फ्री कैश फ्लो कितना हो, सिर्फ 20,000 रुपीज हुआ आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। अब इन्होंने क्या बताया क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें फ्री कैश फ्लो इक्विटी बताइए। आपको मेक श्योर करना है कि पेपर में आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आपको देखना है कि आपको डेटा कौन सा गिवन है। अगर आपको डेटा गिवन है इनकम मेथड का तो वो लगाओ, अगर आपको मार्केट का गिवन है मार्केट में लगाओ, और मार्केट सॉरी मार्केट में भी आप देखो कि आपको कौन सा डेटा गिवन है, पी का रेशियो PS का है, कि जिसका भी गिवन आप उसका वो वाला करोगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले अब हमने क्या करा, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी में क्या करा हमने, वैसे ही हमें डेटा गिवन था ये सारा डेटा। अब सेम हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो मुझे अगले 5 साल में आने वाला है, मतलब ईयर एंड, अभी हम खड़े हैं जीरो पीरियड पे, तो एक साल के बाद इतना आएगा, सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद, फोर्थ ईयर के बाद, 5 ईयर के बाद। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको दोबारा से हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। अब आपको सिंपली प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने के लिए तो फिर से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए या कोई डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बता दिए, 12% हमें ऑलरेडी गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं अपना कैलसी उठाऊंगा। सबसे पहले कैलसी को ओपन करके मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1। ठीक है, सब लिखो साथ साथ 1, फिर डिवाइडेड बाय 1 अब मैं देखूंगा कि मेरे को क्या गिवन है। पिछली बारी गिवन था 8, तो तब मैंने करा था 08, बट यहां पर क्या गिवन है मेरे को 12, तो मैंने 1.12 प्रेस किया। तो जो मेरा इक्वल्स टू प्रेस करते सार आ गया, तो मैंने अभी एक ही बारी इक्वल्स टू प्रेस किया ना, उसको आप 1 के सामने लिखोगे। फिर मैं एक और बारी इक्वल टू प्रेस करूंगा। ठीक है, तो वो कितनी बारी इक्वल टू प्रेस हो गया मेरा, दो बारी हो गया। फिर मैं एक और बारी इक्वल टू प्रेस करूंगा तो वो किसके आगे आ जाएगा, 3 के आगे। फिर मैं एक और बारी इक्वल टू प्रेस करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 4 के सामने आ जाएगा। फिर मैं एक और बारी इक्वल टू प्रेस करूंगा तो मतलब वो 5 के बारे आ जाएगा। सिंपल मतलब कहने का मतलब है कि आपको अपने कैलसी में क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.12। अब आप जितनी बारी इक्वल टू प्रेस करते रहोगे ना, तो उतनी बारी आपको उस ईयर का आ जाएगा। एक बार इक्वल टू प्रेस 1 किया तो फर्स्ट ईयर का है, सेकंड बार इक्वल टू प्रेस किया तो दूसरे ईयर का है, फिर थर्ड बारी प्रेस किया तो आप ऐसे करके इसके सामने लिख दोगे, और फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 मिलियन से, 15 मिलियन से, जो भी आपका वो पॉइंट्स में आया होगा, फिर 20 मिलियंस में आ जाएगा, 25 मिलियंस में आ जाएगा, या फिर वो 30 मिलियन जो भी आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला मेरा क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। उसके बाद सेम मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको टोटल वोटल कर दूंगा, और जो भी मेरा आ जाएगा तो वो मेरी आ जाएगी वैल्यूएशन आ जाएगी। ठीक है जी, अब इसी में जो हमारा थर्ड है वो क्या, हमारा एसेट बेस्ड अप्रोच। क्या हमारी एसेट बेस्ड अप्रोच। अब एसेट बेस्ड अप्रोच में हमें क्या कहते हैं, हमें नाम से ही पता चल रहा है। आपको जब भी फॉर्मूला याद करना तो मेक श्योर करो कि उसके नाम से ही सोचने का करो कि कितने सारे फॉर्मूलाज है, तो एक इंसान कैसे याद कर पाएगा। एसेट बेस्ड अप्रोच में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें देखना होता है इसमें हमारे ना नेट एसेट्स कितने हैं या उसकी बुक वैल्यू कितनी है। तो नेट एसेट्स निकालने के लिए या नेट एसेट्स वैल्यू निकालने के लिए ना, इन्होंने जो क्वेश्चन में यूज कर रखा है वो कर रखा है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज माइनस प्रेफर्ड इक्विटी। प्रेफर्ड इक्विटी का मतलब होता है
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? अब ऐसा क्यों कर रखा है? क्योंकि अगर मैं इक्विटी के लिए वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मैं उसको भी माइनस कर दूंगा, तभी जो मेरे जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनके लिए मैं वैल्यूएशन निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। सेम चीज इसमें अब हमें कर रखा है क्या? लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है, वही वाला जो हमने करा है, एक्स वाई जी कंपनी है। अब उसका डेटा देखो, डेटा कैसे गिवन है? टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल लाइबिलिटीज गिवन है, प्रेफर्ड इक्विटी गिवन है और कॉमन इक्विटी गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले निकालूंगा नेट एसेट वैल्यू, मतलब एनएवी। एनएवी का फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी आपको बताया, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज माइनस प्रेफर्ड इक्विटी। मैं डेटा सारा मुझे गिवन है, तो मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा 50 मिलियन। अच्छा, 50 मिलियन होता क्या? आप ध्यान रखना, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। आई थिंक जो यहाँ से बुक बनी है, आई थिंक ये कहीं से कॉपी कर रखा हुआ है, बिकॉज अगर ये बुक किसी इंडियन ऑथर ने बनाई हो तो आई थिंक उसको आईएनआर का यूज करना चाहिए था, रुपीस का यूज करना चाहिए था। बट हो सकता है कोई चैट जीपीटी या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करिए, तो उन्होंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। जो एडिटोरियल था उसने भी ध्यान नहीं दिया कि ये डॉलर्स में मेंशन क्यों कर रखा हुआ है, हमें यहाँ पर रुपीज में मेंशन करना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में पढ़ रहे हैं। बट नेवरदलेस हमें तो अपने कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, तो मैंने आपको मिलियन का मतलब बता दिया कि 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन होता है, तो पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा आ गया एनएवी, क्या आ गया हमारा? नेट एसेट वैल्यू। बट अब मैं क्या करूंगा, नेट एसेट वैल्यू से जो मेरा वैल्यू पर शेयर है वो कैसे निकलेगा? एक सेकंड में यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लो। हाँ जी, तो मेरा जो वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है NAV डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। क्या फॉर्मूला होता है? NAV डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट एसेट वैल्यू तो मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिए कितने? 10 मिलियंस। तो भैया 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियंस इक्वल्स टू आ गया $5 पर शेयर। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था। एसेट बेस्ड अप्रोच में हमने क्या करा था, हमें नेट एसेट वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पर मुझे किसी भी दूसरी कंपनी के बारे नहीं देखना, यहाँ पर जो भी डेटा गिवन होगा वो मुझे अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी का ही करना होगा। नेट एसेट वैल्यू जो मैं निकालूंगा वो मैं अपनी खुद की कंपनी का निकालूंगा, मेरी खुद की कंपनी के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफर्ड इक्विटी, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग शेयर्स, वो भी मेरे खुद की कंपनी के होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या आ गया हमारा फोर्थ, कंपेरेबल ट्रांजैक्शंस अप्रोच। कंपेरेबल ट्रांजैक्शंस अप्रोच नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, कंपेरेबल का क्या मतलब होता है कि हम किसी से क्या कर सकते हैं, कंपेयर। अब देखो क्या, मार्केट में तो जो शेयर्स होते हैं या जो कंपनीज होती हैं वो तो रोज कोई सेल हो रही है, कोई परचेज हो रही है। तो इस अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड है? हम देखेंगे कि किन प्राइसेस पे ना जो कंपेरेबल कंपनीज हैं उनके शेयर्स सेल हुए हैं या फिर परचेज हुए हैं, हम उस अप्रोच का क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेट्स से आपने देखा कि मार्केट में आप गए और जो आसपास की मार्केट्स थी और आसपास की जो शॉप्स थी वहां पर जो एक टी शर्ट थी वो 200 से 300 के बीच में सेल हो रही है, तो आपके दिमाग में एक थॉट आएगा कि अगर मैं भी मार्केट में परचेस करने जाऊंगा तो जो मुझे टी शर्ट है वो 200 से 300 के बीच में मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन अप्रोच मुझे ये बताता है। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। वही एक्स वाई जी कंपनी हमारी गिवन है, और अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या चीजें हमें गिवन है। अब ट्रांजैक्शन नंबर 1 मार्केट में जो उस टाइम हुई है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 गिवन है, और ट्रांजैक्शन नंबर 3 गिवन है। अब ट्रांजैक्शन नंबर 1 में क्या हुआ, एबीसी का डेटा गिवन है, डीईएफ का डेटा गिवन है, और फिर जीएचआई का डेटा गिवन है। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब एबीसी कंपनी की 50 मिलियन की कंपनी थी और नंबर ऑफ शेयर्स उसके कितने थे, 10 मिलियन थे। सेम हमें डीएफ के बारे दिया और थर्ड कंपनी के बारे भी हमें मेंशन है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करूंगा, और फॉर्मूला क्या है मेरा, ट्रांजैक्शन वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर। दोबारा रिपीट करो, ट्रांजैक्शन वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर। ट्रांजैक्शन वैल्यू मुझे गिवन है और उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा, जिससे मेरे तीनों कंपनीज का या तीनों ट्रांजैक्शंस का डेटा आ जाएगा। जब मेरे पास तीनों ट्रांजैक्शंस का डेटा आ जाएगा तो मैं उसको फिर से क्या करूंगा, मैं उसको कर दूंगा एवरेज। क्या करूंगा, एवरेज कर दूंगा, और एवरेज करूंगा तो एवरेज करने पे मेरा 4.72 पर शेयर आ गया। ठीक है, और ये मेरी क्या हो जाएगी, वैल्यूएशन हो जाएगी पर शेयर के हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शंस प्राइसिंग अप्रोच है, ये थ्योरेटिकल है, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, इंट्रिकेट कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होती है, स्टॉक प्राइस ऑफ द फर्म के ऊपर, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, कंपनी की कितनी वॉलेटिलिटी क्या है, टाइम कितना है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ऐसी चीजों के ऊपर ये बेस्ड है। ऑल दो ये थ्योरेटिकल है, तो आप एक बार खुद से रीड कर लेना, इसमें मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं है। और जो आज की क्लास है, इसका मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको प्रैक्टिकल ही मतलब कंप्लीट करा दूं। ठीक है जी, और इसके आगे हम और स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल।
टॉपिक नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल होता क्या है, हमें ये तो पता हो सबसे पहले। इंटेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती। जैसे किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, ब्रांड हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप्स हो गए, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, गुडविल। अब इन चीजों को हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। उसकी सबसे पहली अगर हमें उन इंटेंजिबल एसेट्स को क्या करना है, हमें वैल्यू करना है। एग्जाम्पल, जो हम सब मैगी खाते हैं, तो मैगी के यूनिक क्यों है? मैगी तो अगर आप कभी लोकल मार्केट में जाओगे ना, तो आपको लूज जो मैगी होती है ना, वो तो मिल जाएगी, बट जो मैजिक मसाला है उनका, वो आपको ना लूज नहीं मिलेगा इतना इजीली। जो वो मैजिक मसाला है ना, वही उनकी यूएसपी है, और वही उनका मतलब एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या कोई भी आप कह दो कि उनका एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट मसाला है, जिनको यूज करके हम सब खाते हैं। अगर मैगी के अंदर मैजिक मसाला निकलना बंद हो जाए ना, तो कोई भी नहीं खाएगा। तो अगर मुझे वो मैजिक मसाला की वैल्यूएशन देखनी है कि उसकी वजह से, उस टेस्ट की वजह से मेरा कितना मैगी सेल होती है, उसको हम कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल कहते हैं। तो उसकी सबसे पहली के कॉस्ट अप्रोच। अब एक बात बताओ, जब मैजिक मसाला जिस भी मतलब उन्होंने बनाया होगा, शेफ ने बनाया होगा, तो उसके ऊपर कॉस्ट तो लगी होगी। बहुत सारे अलग अलग शेफ आए होंगे, बड़े बड़े होटल्स के शेफ आए होंगे, रेस्टोरेंट्स के शेफ आए होंगे, उन्होंने उनसे सैलरी भी ली होगी, बहुत सारा मसाला बनाया होगा, बहुत सारे लोगों को टेस्ट कराया होगा। तो जिनको टेस्ट करा उनको फ्री में मैगी भी डिस्ट्रीब्यूट करी, बनाने का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा, शेफ की सैलरी का खर्चा, जो उन्होंने टाइम उसमें इन्वेस्ट किया। तो इस सब की जो कॉस्ट होगी ना, अगर मैं उन सबकी कॉस्ट को प्लस कर दूं, तो मैजिक मसाले की वैल्यूएशन आ जाएगी कि उस यूनिक जो रेसिपी है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो उसमें अब हम क्या करते हैं, सिंपल, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने कॉस्ट इनकर करे हैं उस इंटेंजिबल एसेट को क्रिएट करने के लिए, उन सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब जो एग्जांपल गिवन है, इसमें मुझे क्या क्या गिवन है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया कि भैया बहुत सारे मसालों को मिलाना, चेक करना, टेस्ट करना, एम्प्लॉइज की सैलरी या फिर बेनिफिट्स। ऑब्वियसली फ्री में तो कोई काम नहीं करता, जो शेफ लोगों ने काम किया उनकी सैलरी में ऐड कर दूंगा। और इक्विपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इक्विपमेंट ऑब्वियसली कई बार किचन में ही काम किया होगा ना, तो किचन में काम किया होगा तो वहां पर गैस वैस का खर्चा, जो होटल वोटल की जो भी रेस्टोरेंट किचन होगी, उन सब के खर्चे को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरी क्या आ जाएगी, वैल्यूएशन आ जाएगी। ठीक है, तो सब कॉस्ट को ऐड कर दोगे तो उससे मेरी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है इसमें मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच क्या कहती है, मार्केट अप्रोच कहती है सेम चीज जो भी हमने करा है, कि जो सिमिलर एसेट्स सेल हुए हैं या ब्रॉट हुए हैं, उनकी वैल्यू देख लो। तो जैसे आप देखो, हम कभी, जैसे हमारे सब एरियाज के आसपास ना कोई वीकली मार्केट लगती है। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ ना, तो हमारे यहाँ पर एक फ्राइडे मार्केट लगती है। अब आप एक बात समझो, जब आप फ्राइडे मार्केट में, लेट से आपकी मम्मी ने आपको बोला कि एक काम करो, आज ना 2 किलो प्याज लेके आओ। तो जब आप 2 किलो प्याज लेने गए, तो जब आप रास्ते में जा रहे थे, तो सब लोग आवाजें मारते हैं, 2 किलो प्याज, 1 किलो 100 का, 1 किलो 100 का, ऐसे ऐसे करके। तो जब आप जिस रेडी पे गए लेने, तो अब आप देखोगे कि भाई साहब ऐसा है कि हर रेडी में ना 100 रुपए का 1 किलो प्याज बिक रहा है। अब आप बताओ आप कितने में दे रहे हो? लेट्स, उसने बोला 150 में। तो क्या आप 150 में से खरीद के लाओगे? बिल्कुल भी खरीद के नहीं लाओगे। अगर आप कह रहे हो खरीद के लाओगे, तो मत खरीद के लाना। घर आओगे तो मम्मी से ना डांट पड़ जाएगी, तो इसका कोई फायदा नहीं है। जो सारे रेडी वाले दे रहे हैं ना, तो दूसरी रेडी से आप खरीद लेना। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि आप क्या देखते हो कि मार्केट अप्रोच में, कि आपके आसपास जो चीजें बिक रही हैं, आप भी तो उसी में खरीद के लाओगे ना। हर रेडी 100 रुपए किलो प्याज दे रही है, और आप भी तो 100 रुपए किलो प्याज लेके आओगे ना। आप 150 रुपीज के क्यों लेके आ रहे हो? तो इस जो अप्रोच होती है उसको कहते हैं मार्केट अप्रोच, की जो भी सिमिलर एसेट्स होते हैं, जो ब्रॉट होते हैं, सोल्ड होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल बता दी कि सपोज एक कंपनी के पास एक ट्रेडमार्क है, वो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ब्रांड बना रही है, और जो उसकी रिसेंट ट्रांजैक्शंस हो रही है, मतलब मार्केट में, जैसे सब्जी मार्केट में मैंने आपको बताया, फ्राइडे मार्केट में रिसेंट ट्रांजैक्शन तो कैसी हो रही है, ट्रांजैक्शन 1, 2 और ये क्या होगी 3। तो जो ब्रांड एक्स है, उसने अपना ट्रेडमार्क बेचा है 5 लाख में, वाई ने बेचा है 4 लाख में, और जी ने बेचा है अपना जो बेचा है वो बेचा है 1 लाख रुपए में। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इनका एवरेज कर दूंगा। जो भी 3 ट्रांजैक्शन हुई है उसका मैं एवरेज करूंगा, तो जो वो एवरेज आएगा, वही फिर मेरा भी वैल्यूएशन होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे मेरी इनकम अप्रोच। क्या आ गई? इनकम अप्रोच, सेम चीज जो भी हमने करा था। अब जैसे आप ये देखो कि ट्रेडमार्क को यूज करने से हमें फ्यूचर में कितनी इनकम होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। बात खत्म। क्या बोला मैंने? लेट्स से जो हमारा मैजिक मसाला था, जो भी हमने एग्जांपल पहले देखा था, तो उस ट्रेडमार्क से, या जो भी हमारा कोई और डे जैगवार, जो भी उसका ट्रेडमार्क है, उस ट्रेडमार्क से हमें फ्यूचर में जो भी इनकम होने वाली है, उसकी आज की वैल्यू निकालो। जो अभी हमने जैसे जेठालाल बबीता वाले एग्जांपल में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से यूज किया था, सेम चीज हमें वैसे ही करना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका पहला क्या ऑप्शन है। जैसे कंपनी है,
उन्होंने कोई यूनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, जिससे उनको एनुअल रॉयल्टी इनकम हो रही है। रॉयल्टी इनकम का क्या मतलब होता है? जैसे आपने अगर कभी अपना घर किसी को रेंट पे दे रखे हो, तो आपको उसके इन रिटर्न क्या मिलता है? रेंटल इनकम होती है। तो सेम अगर आप अपनी कंपनी जब अपना ट्रेडमार्क को यूज़ करती है और अपनी किसी ऐसी यूनिक फ़ॉर्मूला को यूज़ करते हैं, जो उसको इनकम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रॉयल्टी इनकम कहते हैं। ये वैसी बात होगी कि जैसे डॉक्टर के हम क्या कहते हैं? पेशेंट कहते हैं। और टीचर्स के स्टूडेंट होते हैं, बट कायदे से देखा जाए दोनों के तो कस्टमर हैं। बट बोलने में तो बुरा लगेगा ना, कोई बोले कि डॉक्टर के पास आप बैठे तो बोलो जी आज ना कस्टमर बड़े कम आ रखे हैं, तो पेशेंट तो वैसे ही बेचारा घबरा के हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हर एक टर्म के अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, बट मोर और लेस कहने का तो मतलब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है। तो हम हमें रॉयल्टी गिवन है कि ईयर 1 के एंड में हमें इतनी मिलेगी, ईयर 2 के एंड में, 3 के एंड में, 4 के एंड में, 5 के एंड में हमें इतनी इतनी मिलेगी। आज हम एंड ईयर 0 में खड़े हैं, तो जो हमें फ्यूचर्स में इनकम होने वाली है, उसको हम आज की प्रेजेंट वैल्यू में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। और अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो डिस्काउंट रेट हमें इस क्वेश्चन में कितना गिवन है? 10 गिवन है। सेम चीज फिर वही करनी है आपको। क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय 1.10। एक बार इक्वल टू दबाओगे तो फर्स्ट ईयर की आ गई। फिर कुछ भी करना, फिर दोबारा से इक्वल टू दबाओगे तो सेकेंड ईयर की आ जाएगी। फिर दोबारा से इक्वल टू दबाओगे तो थर्ड ईयर की आ जाएगी। और फिर दोबारा से फोर्थ ईयर का इक्वल टू दबाओगे तो फोर्थ ईयर की आ जाएगी। और फिफ्थ ईयर की दबाओगे तो फिफ्थ ईयर की आ जाएगी। और जो जो भी आती रहेगी आप साथ साथ यहाँ पर लिखते रहना। और उसको फिर उस साल के जो भी हमारे मतलब जो हमें रॉयल्टी गिवन है मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वाली सारी की आ जाएगी आपको, वैल्यूज आ जाएंगी। और जैसे ही आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, उन सबको आप ऐड कर दो, और जो ऐड कर दोगे वो आपकी क्या आ जाएगी? वैल्यूएशन आ जाएगी। ठीक है जी। चलो अगला क्या आ जाए? अगला आ गया आपका रॉयल्टी रिलीफ मेथड। क्या आ गया? रॉयल्टी रिलीफ मेथड। देखो, अगर आपने अपना सीक्रेट फॉर्मूला किसी और को यूज करने दिया और उसके बदले में जो भी आपको पैसा मिला, तो वो भी तो रॉयल्टी होगी। जैसे आपने अपना घर किसी को यूज करने के लिए दिया, तो उसके बदले में आपको रेंटल इनकम आ गई। तो अगर आपने अपना किसी को फॉर्मूला यूज करने के लिए दिया, जैसे हमने देखा था वो जो ग्वालियर में हमारे भगत जी थे, जो अपना हाथ डाल डाल के वो बड़ा ही यूनिक सा वो पानी डालते थे, जिसके लिए पूरी दुनिया दीवानी है। तो अगर लेट से आपको ये मौका मिल जाए उनकी फ्रेंचाइजी लेने का, तो भगत जी फ्री में थोड़ा ना देंगे आपको। उसके लिए आपसे रॉयल्टी चार्ज करेंगे। जो तीखा मसाला, जो लाल लाल जो सीक्रेट मसाला आपको यूज करने के लिए दे रहे हैं, या जो हमारी आजकल बड़ी फेमस हुई थी पीछे वड़ा पाव गर्ल, तो अगर वैसा अगर वो आपको अपनी फ्रेंचाइजी दे देती है और कहती है कि आप मेरा नाम यूज करके पैसा कमाओ, तो फ्री में थोड़ा ना देगी आपको। फ्री में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता, तो उसके बदले में आपको उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। और उस पेमेंट को हम क्या कहते हैं? रॉयल्टी कहते हैं। तो ठीक है, तो रॉयल्टी रिलीफ मेथड में सेम चीज वैसी हो गया। लेट्स से एक भगत जी है, उनके पास पेटेंट टेक्नोलॉजी थी, वही जो हाथ डाल के जो अपने हाथ का मसाला मसूला मिक्स करते हैं, अपने पसीने को डाल के जो पानी बनाते हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने आपको दी। और आपको ऐसा फील होता है कि 1 साल के बाद आप गोलगप्पे बेच के $20 लाख कमाओगे, सेकेंड ईयर में आप 25 लाख कमाओगे, थर्ड ईयर के बाद 30 लाख कमाओगे, फोर्थ ईयर में 35 लाख कमाओगे, और फिफ्थ ईयर में 40 लाख कमाओगे। तो सेम चीज वैसे ही आपको करनी है। अ, आपको फिर से आपको क्या करना है? और आपको ये देखना है कि मुझे फिर से डिस्काउंटिंग रेट चाहिए, तो वही डिस्काउंटिंग रेट है। अब मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट यहाँ पर लिख लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है? 8% है। तो मैं कैसे करूंगा यहाँ पर? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.08। तो वैसे ही जो हमने करा रिपीटिशन है, तो मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा। तो इससे जो आपका आंसर आ जाएगा, उन सबको आप टोटल कर लेना, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ क्या है हमारा इसी में? मल्टी पीरियड एक्सेस अर्निंग मेथड। मल्टी पीरियड एक्सेस अर्निंग मेथड का क्या मतलब होता है? आप ऐसा देखो कि अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई या न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट करी, तो ये मेथड आपको कह रहा है कि जो नॉर्मल इनकम तो सबको हो रही है, आपको एक्सेस इनकम कितनी हो रही है? एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आपके अपने एरिया में ऐसा बहुत सारी हो सकता है कि दो शॉप्स हैं, लेट्स से कोई ग्रोसरी स्टोर हैं, और एक बहुत ज्यादा अर्न करता है और एक बहुत कम अर्न करता है। तो जो नॉर्मल से एक्सेस अर्न कर रहा है, वही उसकी इनकम हुई ना। लेट्स से एक जो ग्रोसरी स्टोर वाला है, पहला जो ग्रोसरी स्टोर वाला है वो 1 लाख अर्न करता है, और जो सेकंड वाला ग्रोसरी स्टोर है वो अर्न करता है 1,30,000। तो जो सेकंड ग्रोसरी स्टोर है उसकी एक्सेस इनकम कितनी? 30,000। मतलब अपनी गुडविल या अपनी लॉयल्टी के पीछे वो एक्सेस कितना कमा रहा है? 30,000। तो अगर मुझे वैल्यूएशन निकालनी है ना इस मेथड के थ्रू, तो इसने क्लियरली लिखा है मल्टी पीरियड एक्सेस अर्निंग। तो एक्सेस अर्निंग कितनी हो रही है उसकी? सिर्फ 30,000। मैं 1,30,000 नहीं लूंगा। 1 लाख तो नॉर्मल इनकम, वो तो दूसरी दुकान वाला भी कमा रहा है। आप एक्सेस कितना कमा रहे हो? 30,000। तो वही आपकी इंटेंजेबल एसेट या मतलब आपकी गुडविल है, उसके बेसिस पे हम निकालेंगे। ठीक है। तो अब हमने क्या करा? एग्जाम्पल लिया, सपोज एक कंपनी है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप किया,
और जो उसकी एक्सेस अर्निंग है सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया वो अगले 5 साल की गिवन है 2 लाख, 2 20, 2 40, 2 60, 2 80। तो हमने सिंपल अब क्या करना है, फिर से वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर कितना गिवन है 10%, मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू एक बारी तो पहले साल के आगे लिख देना, इक्वल्स टू सेकंड बारी दबाओगे तो दूसरे साल के बारे, फिर थर्ड बारी दबाओगे तो सो ऑन करके आप निकाल देना और ऐसे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सिक्स्थ हमारा क्या है, रिलीफ फ्रॉम लीगल रिस्ट्रिक्शन मेथड। जो लीगल अच्छा इसमें क्या है, देखो लेट्स से एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट्स से कोई एक कंपनी है, उन्होंने ना एक न्यू मेडिसिन लॉन्च करी। तो जब भी कोई कंपनी न्यू मेडिसिन सबसे पहले बनाती है, डेवलप करती है ना, तो गवर्नमेंट या उसको ना एकदम से परमिशन नहीं दे देती कि आप पूरी मार्केट में आम जनता को जाके बेचना शुरू करो, पता चले उससे कुछ उसके साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले ना उसका एक ट्रायल पीरियड होता है। तो अगर ट्रायल पीरियड में वो सक्सेस हो जाता है, उसके बाद ही आप कंपनी को परमिशन मिलती है कि आप जितनी चाहो उतनी प्रोडक्शन कर लो। तो इसमें होता क्या है, रिलीफ फ्रॉम लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या है, उसके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शन थी लेट्स से कि अभी वो सिर्फ 10,000 यूनिट ही उस मेडिसिन के प्रोड्यूस कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है। अब जैसे उसकी लीगल रिस्ट्रिक्शन हटी, मतलब वो जो सैंपल्स है वो अप्रूव हो गए या फिर जो भी ट्रायल पीरियड था वो खत्म हो गया और अब मार्केट में पता चल गया कि ये जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छी है। तो जैसी वो लीगल रिस्ट्रिक्शन हटेगी ना, तो वो जो मेडिसिन है अब वो पूरी मार्केट में सेल होगी। तो जो पूरी मार्केट में सेल होगी ना, तो उसकी वजह से जो होगा जो हमें मतलब फायदा होगा वो हम यूज करेंगे। तो इसका नाम ही ऐसा है, रिलीफ फ्रॉम लीगल रिस्ट्रिक्शन। तो जैसी लीगल रिस्ट्रिक्शन हटी, तो अब आप तो जितनी मर्जी चाहो उतनी प्रोडक्शन करोगे। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूएशन निकालेंगे। तो कैसा करेंगे, जैसे लेट्स से कंपनी ने बताया कि उनको कैश फ्लोज गिवन है, जैसी उसकी लीगल रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हुई, लेट्स से कोई भी मेडिसिन है, लेट्स से मेडिसिन एक्स। तो जैसी उसकी लीगल रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हुई, मतलब अब वो अप्रूव हो चुकी है मेडिसिन, तो जैसे वो मार्केट में बेचेंगे उनको लगता है एक साल के एंड में उनको 5 लाख मिलेगा, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ में इतना। और फिर वही चीज कि हम क्या करेंगे, हम 8% हमारे यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें गिवन है, तो फिर वही करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.08। 08 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 8 था और अगर 10 होता तो पॉइंट के बाद 10 आ जाता। तो वो भी जैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आएंगे मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, सबको ऐड करके देख लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है जी। तो ये वाला टॉपिक हमने खत्म कर लिया, अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, आप देखोगे तो ये वाला टॉपिक के बाद मैंने सेकंड टॉपिक के बाद सीधा मैं सिक्स टॉपिक के लेके आ रहा हूँ। बीच में 2-3 टॉपिक्स मैंने स्किप किए, बट आई थिंक वो बहुत ज्यादा सिमिलर से हैं, उनमें बहुत ज्यादा कुछ अलग सी चीज नहीं है। आप एक बारी रीड करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये टॉपिक्स थे, ये थोड़े यूनिक टॉपिक्स थे, या फिर मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक्स में आप थोड़ा अटक सकते हो, तो वो मैंने कवर किया। ठीक है। तो सेम चीज ऐसी होगी। अब जो लास्ट टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो क्या, वैल्यू इन्हेंसमेंट। अच्छा, वैल्यू इन्हेंसमेंट का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजीज या कोई भी ऐसी टेक्निक्स हम यूज करते हैं जिससे हमारा जो बिजनेस है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो उसके बारे हमारे ना 3 गिवन है, एक है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, एक है ईवीए और एक गिवन है हमारी कैश फ्लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो है ना, ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है। कैसे कर चुके हैं, सबसे पहले आपको जैसे हमने भी इनकम मेथड में नहीं देखा था कि हमने देखा था, तो सेम चीज यहाँ पर होगी। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें फ्यूचर में कैश फ्लोज कितने आएंगे। ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रेट वो 10% होगा, 20% होगा। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा है। ठीक है। उसके बाद हम सम कर लेंगे, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे और देख लेंगे कि हमारा क्या आ रहा है। इसके ऊपर एक एग्जांपल गिवन है, वही रिपीटिशन है, तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ईयर 1 के अंदर हमारी कैश फ्लो 2, 3, 5 के अंदर गिवन है, हमारा डिस्काउंट रेट हमें गिवन है। फिर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वैसे ही कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट सॉरी 12। ठीक है। हाँ जी, 1.12, एक सेकेंड। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 करके, तो सेम वैसी चीज है। उसके बाद हम सबका सम कर देंगे, तो ये तो कुछ खास ज्यादा नहीं। जो ये है ये थोड़ा यूनिक है और शायद आ जाए, अब गॉड नोज कि आता है नहीं आता, अब ये तो नहीं पता, बट स्टिल हम अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं कि आ जाए। ठीक है। तो ये कैसा है, इस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिखा है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस ब्रैकेट ओपन कैपिटल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये है इसका फॉर्मूला। बट आपको क्वेश्चन में ना जनरली ऐसी चीजें गिवन नहीं होगी। चलो हम देखते हैं। कंपनी जनरेटेड अ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 लाख।
in the given year and the tax rate is 30%, therefore net operating profit after tax अब हमें निकाल। अब देखो क्या है, मुझे तो डेटा इतना गिवन है, इसका फॉर्मूला क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, बट ये तो मुझे बिफोर टैक्स गिवन है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता चला जी बिफोर टैक्स गिवन है? अरे तो दिख रहा है ना यार, देखो तो सही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 लाख रुपए का है और टैक्स रेट गिवन है, मतलब भैया ये आफ्टर टैक्स नहीं है, मुझे इसके अंदर टैक्स क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, वो हम कर लेते हैं। कैसे है? सबसे पहले मैंने क्या लिखा, अपना प्रॉफिट लिखा और ब्रैकेट ओपन किया, 1 माइनस 0.30, मतलब मेरा टैक्स रेट कितना है, 30% है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 30% है ना, तो आप डायरेक्ट कर लो, 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 0.70 से या फिर 1 माइनस 0.30 से करके, तो जो आपका आएगा ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स कटने के बाद की वैल्यू। और मुझे जो एक कॉस्ट गिवन थी कंपनी की वो 10% यहाँ पर गिवन है, तो सिंपल मैंने क्या करा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये मैंने निकाल लिया। कैपिटल कितनी गिवन है, कैपिटल अब इन्होंने एज्यूम आई थिंक कर ली, हाँ ये सॉरी एज्यूम कर लिया, एक से मैं रब कर दूं, इन्होंने एज्यूम कर ली कितनी, 20 लाख, तो ये 20 लाख यहाँ पर आ गया। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था, 10% था, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 0.10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर है, ठीक है। और लास्ट आपका यही है, कैपिटल फ्लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक बार रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है। अदर टूल्स ये हमने ऑलरेडी अपने जो हमारे प्रीवियस हमारे एग्जाम्स हुए उसमें हमने कवर कर रखा हुआ है, जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड क्या क्या मतलब होता है, ये बैलेंस बताता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बीच में। लीन सिक्स सिग्मा आपको बताते हैं कि आपको जो भी आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस है या जो आपका प्रोडक्ट है उसको आपको कैसे इंप्रूव करना है। ये बताते हैं कि जो 99.999 सिक्स इज आई थिंक परसेंट है, वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम आपको देख लेना, ये जो प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन है वो देख लो, या सप्लाई चेन को आप ठीक कर लो, या फिर जो भी अच्छे टैलेंटेड लोग हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है उसको करना, ठीक है जी। तो इसके साथ ही जो ये वीडियो है ये खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में समझाने की, शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने थोड़ा स्पीड में बोला बिकॉज टॉपिक्स बहुत सारे थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी और भी वीडियोस आप सबके लिए बनाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और मेरी आवाज़ सुनने के लिए। सो ओके, बाय बाय।